दिल्ली की उस सर्द रात आसमान के तारे भी शायद रॉयल पैलेस होटल की चकाचौंध के आगे फीके पड़ गए थे। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह रायचंद इंडस्ट्रीज के मालिक कबीर रायचंद का विवाह था। हवा में रजनीगंधा और विदेशी इत्र की खुशबू घुली हुई थी, और देश के कोने कोने से आए अरबती मेहमान अपने हाथों में महंगे जाम लिए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सब कुछ था, सिवाय उस दुल्हन के जो उस महसिल के बीचों बीच जन्नत की हूर लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। मीरा शर्मा। उसने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना था, जिस पर सोने के धागों से बारीक कारीगरी की गई थी। वह किसी संगमरमर की मूरत सी खड़ी थी, लेकिन उसका दिल उसके सीने में किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। वह जानती थी, आज यहाँ मौजूद हर शख्स उससे नफरत करता है। वही है ये मीरा शर्मा। एक डिजाइनर साड़ी पहने औरत ने अपनी सहेली के कान में फुसफुसाया। 5 साल पहले इसने कबीर को लात मार दी थी, जब वो बेचारा कुछ भी नहीं था, और आज देखो, दूसरी ने जवाब दिया। जैसे ही कबीर रायचंद देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना, ये वापस आ गई, गोल्ड डिगर कहीं की। बेशर्म, बेचारा कबीर। मुझे तो लगता है वो आज भी इस लड़की से प्यार करता है, वरना ऐसी धोखेबाज से कोई शादी क्यों करेगा। हर लफ्ज़, हर ताना मीरा के दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह धंस रहा था। वह अपने आंसुओं को पीकर कांपते कदमों से उस शख्स के पास पहुंची, जो कुछ ही पलों में उसका होने वाला था, या शायद उसे हमेशा के लिए बर्बाद करने वाला था। कबीर रायचंद। 6 फीट का मजबूत जिस्म काली शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में, जो कभी मीरा को देखकर प्यार के समंदर की तरह चमकती थीं, आज एक ठंडी, बेपनाह नफरत थी। कबीर। मीरा की आवाज घुट गई। ये लोग क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? प्लीज। कबीर धीरे से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मिठास नहीं, जहर घुला था। वह मीरा की तरफ झुका, उसकी आवाज किसी बर्फीली छुरी सी थी। तुम्हें क्या लगा, मीरा, कि मैं सब भूल गया? तुम्हें क्या लगा कि 5 साल पहले तुमने जो किया, उसके बाद मैं बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार करूंगा? कबीर। मेरी बात सुनिए। चुप। वो गुर्राया, इतनी जोर से कि मीरा कांप उठी। एक लफ्ज नहीं। 5 साल पहले तुमने कहा था कि मैं गरीब हूं, कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। और आज जब ये सल्तनत मैंने अपने खून पसीने से खड़ी की है, तो तुम रानी बनने चली आई। उसने मीरा का हाथ मरोड़ते हुए कहा, ये शादी होगी मीरा, बिल्कुल होगी। लेकिन ये शादी तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना नहीं, बल्कि सबसे भयानक जहन्नम होगी। मैं तुम्हें हर उस आंसू का, हर उस रात का हिसाब दूंगा, जो मैंने तुम्हारी वजह से तड़पते हुए गुजारी है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिमाग घूम गया और वो 5 साल पहले की उस काली रात में पहुंच गई। अध्याय 2। वो काली रात। 5 साल पहले। 5 साल पहले मीरा और कबीर दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। कबीर, जो एक होनहार लेकिन साधारण लड़का था, और मीरा, एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा की बहादुर बेटी। उनकी दुनिया छोटी थी, पर खुशियों से भरी थी। वे दिल्ली की सड़कों पर बारिश में भीगते, एक ही भुट्टे से दाने खाते और एक साथ जीने मरने के सपने देखते थे। लेकिन एक रात सब बदल गया। शहर के कुख्यात गैंगस्टर सिंघानिया ने इंस्पेक्टर अविनाश को बेरहमी से मार डाला। वो एक ईमानदार अफसर थे, जो सिंघानिया के काले कारनामों का पर्दाफाश करने के बहुत करीब थे। मीरा, जो खुद भी पुलिस फोर्स का हिस्सा थी, एक खुफिया मिशन पर अपने पिता की मौत से बिखर गई। सिंघानिया के गुर्गे अब उसके और कबीर के पीछे थे। उस रात, अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद, बारिश में भीगते हुए मीरा ने वो फैसला लिया, जिसने उसकी रूह को छलनी कर दिया। मुझे कबीर को बचाना है, उसने अपने आंसू पोंछते हुए सोचा।
अगर वो मेरे साथ रहा तो सिंघानिया उसे भी नहीं छोड़ेगा। सिंघानिया को लगता है कि पापा के सारे सबूत मेरे पास हैं। मुझे कबीर को खुद से नफरत करने पर मजबूर करना होगा। मुझे उसे इतनी दूर भेजना होगा कि सिंघानिया की परछाई भी उस तक न पहुंचे। वो कबीर से मिली। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, कबीर। मुझे पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, एक अमीर जिंदगी चाहिए, जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? ये मजाक है ना? तुम्हारे पापा। मजाक नहीं है, मीरा ने पत्थर दिल रखकर कहा। पापा की मौत ने मेरी आंखें खोल दी हैं। प्यार से पेट नहीं भरता, कबीर। और तुम हमेशा एक गरीब स्ट्रगलर ही रहोगे। मीरा कबीर के रोने बिलखने को नजरअंदाज करती हुई गाड़ी में बैठी और चली गई। वो नहीं जानती थी कि जैसे ही उसकी गाड़ी मुड़ी, सदमे में डूबा कबीर पागलों की तरह बारिश में उसके पीछे भागा और एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। कुछ ही देर बाद मीरा को खबर मिली। वो पागल सी अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह गया है। एक्सीडेंट की वजह से इनकी एक किडनी पूरी तरह फेल हो गई है। इन्हें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। कबीर, जो दर्द से कराह रहा था, मरना चाहता था। मुझे नहीं जीना। डॉक्टर, मुझे मरने दो। जिस लड़की के लिए मैं जी रहा था, वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे नहीं जीना। कबीर के बगल में उसकी बचपन की दोस्त रिया खड़ी रो रही थी। वो हमेशा से कबीर को चाहती थी, पर कबीर ने उसे कभी मीरा से ज्यादा नहीं समझा। जब कबीर बेहोश हो गया, तब मीरा, जो अब तक छुपी हुई थी, डॉक्टर से मिली। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है। मेरी किडनी ले लीजिए। बस एक शर्त है, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये किडनी किसने दी है। प्लीज कह दीजिएगा कि कोई अनाम डोनर था। ऑपरेशन कामयाब रहा। जब कबीर को होश आया तो रिया उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। कबीर, मैंने तुम्हें अपनी किडनी दी है। मीरा तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ गई थी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर ने कमजोर आंखों से रिया को देखा, और उस पल उसके दिल में मीरा के लिए नफरत और रिया के लिए एक झूठे एहसान का बोझ भर गया। अध्याय 3, नफरत की पहली रात। याद आ गया सब। कबीर की आवाज ने मीरा को वापस मंडप में ला खड़ा किया। मीरा ने अपने आंसू पोंछे। वो कबीर को सच नहीं बता सकती थी। सिंघानिया आज भी आजाद था, और अगले 7 दिनों में वो रायचंद चैरिटी गाला में आने वाला था। मीरा के पास उसके खिलाफ सबूत, एक यूएसबी हासिल करने का ये पहला और आखिरी मौका था। इस शादी के जरिए ही वो उस इवेंट का इनविटेशन हासिल कर सकती थी। कबीर की जान की सलामती के लिए उसे ये नफरत सहनी होगी। क्या कोई वजह थी? कबीर ने एक पल के लिए पूछा। उसकी आवाज में नफरत की जगह उम्मीद की एक टूटी हुई किरण थी। मीरा, बस एक बार कह दो कि तुम मजबूर थी। मीरा का दिल चीख पड़ा। मैं मजबूर थी, कबीर। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हें बताना है, सिंघानिया के बारे में, मेरे पिता के बदले के बारे में, उस यूएसबी के बारे में। पर नहीं, अगर तुम्हें पता चला तो तुम मेरी रक्षा करने आओगे और वो दरिंदा तुम्हें मार डालेगा। 7 दिन, बस 7 दिन और। उसने अपना चेहरा सख्त किया। वजह? हाँ, वजह है पैसा। तुम अमीर हो गए हो, कबीर रायचंद, और मुझे पैसा पसंद है। तुम्हारी दौलत मुझे खींच लाई। खटाक। कबीर के दिल में जो उम्मीद की किरण जगी थी, वो बुझ गई। उसने पास पड़ी रेड वाइन की बोतल उठाई और मीरा के सिर पर उड़ेल दी। आह! मीरा कांप उठी। महंगी वाइन उसके चेहरे, बालों और लाखों के लहंगे को भिगोती हुई नीचे गिर रही थी। मेहमानों के बीच एक सन्नाटा छा गया। पैसे चाहिए तुम्हें?
कबीर दहाड़ा। ठीक है, यहाँ जितने भी वाइन के गिलास हैं, पूरे 100 गिलास हैं, ये सब पी जाओ। और ये शादी, ये पैसा, सब तुम्हारा। मीरा की आंखें खौफ से खैल गईं। शराब नहीं, मेरी एक किडनी है। डॉक्टर ने कहा था, शराब मेरे लिए जहर है, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है। कबीर ने उसे बाह से पकड़कर घसीटा और जबरदस्ती एक गिलास उसके मुंह से लगा दिया। मीरा खांसने लगी, लेकिन वो पीती रही। वो कबीर को ये मिशन फेल नहीं करने दे सकती थी। 1, 2, 10, 20। कबीर उसे पीते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर नफरत थी, पर दिल के किसी कोने में एक दर्द भी था। वो उसे रोकना चाहता था, पर उसका ईगो उसे इजाजत नहीं दे रहा था। जब मीरा लड़खड़ाने लगी और उसके मुंह से खून का एक कतरा टपका, तब कबीर ने उसे धक्का दिया। जाओ, कपड़े बदल कर आओ, तुमसे घिन आ रही है मुझे। मीरा गिरते पड़ते वहां से चली गई। अध्याय 4, 2 चेहरे, एक मिशन। मीरा बालकनी में खड़ी कांप रही थी, जब उसके सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कमिश्नर सिंह सादे कपड़ों में उसके पास आए। मीरा, तुम्हें किसी भी हाल में उस रायचंद चैरिटी गाला का इनविटेशन कार्ड लेना होगा। सिंधानिया के खिलाफ वो यूएसबी हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। मीरा ने दृढ़ता से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, सर। मैं ये मिशन पूरा करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। क्या तुम मिस्टर रायचंद को कभी नहीं बताओगी कि ये सब क्यों किया? यहां तक कि अपनी किडनी? नहीं, कभी नहीं। तभी कबीर की ठंडी आवाज आई, तो ये है तुम्हारा नया अमीर शिकार। कबीर ने मीरा को गुस्से से देखा। इतनी जल्दी? मीरा, अभी हमारी शादी को कुछ घंटे भी नहीं हुए और तुम दूसरे मर्दों को फंसाने लगी। तुम्हारी प्यास बुझती नहीं है क्या? कबीर, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। चुप रहो। कबीर ने उसे दीवार से सटा दिया और जबरदस्ती उसे चूमने लगा। ये वो प्यार भरा चुंबन नहीं था, ये सजा थी, बेइज्जती थी। मीरा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर कबीर की पकड़ लोहे सी थी। वो पीछे हटा। क्या जलन हो रही है? होनी भी चाहिए। वैसे भी आज हमारी सुहागरात है, पर मैं ये रात तुम्हारे साथ नहीं, रिया के साथ मनाऊंगा। वही रिया जिसने मुझे तब बचाया जब तुम मुझे मरने के लिए छोड़ गई थी। और तुम बस देखती रहोगी। मीरा का दिल टूटकर बिखर गया, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अगर वो कमजोर पड़ी तो कबीर को शक हो जाएगा। मुझे बस पैसे चाहिए, कबीर। कबीर ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसके मुंह पर फेंक दी। लो, अपनी कीमत। और हाँ, जरा रिया को मेरे कमरे में भेज देना। अध्याय 5, जलन की वो रात। मीरा पूरी रात कबीर के कमरे के दरवाजे के बाहर ठंडे संगमरमर के फर्श पर बैठी रही। हर पल एक सदी जैसा गुजर रहा था। वह अंदर से आती हंसी की दबी हुई आवाजें सुन सकती थी और हर आवाज उसके दिल को चीर रही थी। अगली सुबह दरवाजा खुला। अंदर से कबीर निकला और उसके पीछे रिया। रिया ने कबीर का महंगा सिल्क रोब पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। मीरा, रिया ने हैरानी का नाटक किया। तुम यहाँ फर्श पर? ओह, तुम्हें पता नहीं, कबीर और मैं, हम हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना? कबीर। कबीर चुपचाप खड़ा था। वो बस मीरा के चेहरे पर जलन, गुस्सा या दर्द देखना चाहता था, लेकिन मीरा का चेहरा भावशून्य था। वो उठी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों खुश रहो। रिया ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तो फिर इस घर से चली जाओ, ताकि मैं और मेरा स्वीट हार्ट आराम से रोमांस कर सकें। तुम यहाँ रहोगी तो हमें डिस्टर्ब करोगी। मीरा चुपचाप मुड़ी और जाने लगी। तभी कबीर का सब्र टूट गया।
वो ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या ये सच में पत्थर बन गई है? क्या मेरा दर्द इसे जरा भी नहीं छूता? वो तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, कबीर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। कबीर, छोड़िए मुझे। रिया का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। कबीर, आप ये क्या कर रहे हैं? कबीर ने रिया को नजरअंदाज किया और मीरा को उठाकर कमरे के अंदर ले गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दिल नहीं है? उसने मीरा को बेड पर पटकते हुए दहाड़ा। तुम्हें जरा भी जलन नहीं हो रही? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मीरा, तुम्हें पता भी है मैंने 5 साल तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं? वो मीरा को झिंझोड़ने लगा। मीरा मजबूर थी। मैं आपसे प्यार नहीं करती, वो चिल्लाई। मैं सिर्फ पैसों से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही कबीर के अंदर का जानवर जाग गया। उसने मीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मीरा घबरा गई। नहीं, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मिशन, मेरे पिता का बदला, सब अधूरा रह जाएगा। मैं कबीर के बच्चे को इस नफरत की दुनिया में नहीं ला सकती। खटाक। मीरा ने अपनी पूरी ताकत से कबीर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। कबीर सन्न रह गया। वो गुस्से में मीरा को घूरता रहा और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल आज फिर से टूट गया था। अध्याय 6, जख्म और गहरा झूठ। जैसे ही कबीर गया, रिया कमरे में आई। उसकी आंखों में नफरत थी। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ मीरा। इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाई। पर फिक्र मत करो, तुमने ही मुझे ये मौका दिया है कबीर के दिल में अपनी जगह बनाने का। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, रिया ने पास रखा एक भारी कांच का गुलदस्ता उठाया और अपने ही सिर पर जोर से दे मारा। आह! वो जमीन पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। कबीर आवाज सुनकर भागा भागा अंदर आया। उसने रिया को जमीन पर खून से लथपथ देखा। रिया, वो चिल्लाया। रिया ने रोते हुए मीरा की तरफ उंगली उठाई। कबीर, मुझे बचा लो। मीरा, इसने मेरे सिर पर गुलदस्ता मार दिया। ये मुझे मारना चाहती है। कह रही थी कि मैं तुम्हारे और उसके बीच आ रही हूँ। कबीर ने मीरा को ऐसी नजरों से देखा मानो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। मुझे पता है, रिया। कबीर ने रिया को उठा तीनते हुए कहा। मुझे पता है तुमने 5 साल पहले मुझे अपनी किडनी दी थी। तुम मेरी जान बचाने वाली हो। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। वो मीरा की तरफ मुड़ा। अगर अगली बार से तुमने रिया को छुआ भी तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा हैरान खड़ी थी। क्या? किडनी रिया ने दी? ये झूठ कबीर से कहा गया है। इस औरत ने, रिया ने, कबीर से इतना बड़ा झूठ बोला। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, कबीर रिया से बोला। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और मीरा का हाथ पकड़ लिया। तुम भी हमारे साथ चलोगी? मैं क्यों? ताकि अगर रिया को खून की जरूरत पड़े तो तुम्हारा खून इस्तेमाल हो सके। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अध्याय 7, खून की कीमत। अस्पताल के कॉरिडोर में तनाव पसरा था। कबीर रिया को इमरजेंसी रूम में ले गया था। मीरा को बाहर सोफे पर बिठा दिया गया था, 2 बॉडीगार्ड्स के पहरे में। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर रायचंद, पेशेंट रिया का काफी खून बह गया है। हमें तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। कबीर ने फौरन मीरा का हाथ पकड़ा और उसे डॉक्टर के सामने घसीटते हुए लाया। आप इसके खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ब्लड टाइप रिया के ब्लड टाइप से मिलता है। फिर वो मीरा की आंखों में घूरते हुए बोला, अगर ये मर भी जाए तो इसके शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल लेना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मीरा का हाथ झटक दिया। मीरा का दिल दहल गया। खून? अगर इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरी एक किडनी नहीं है।
सच सामने आ जाएगा। कबीर को सब पता चल जाएगा। और सिंघानिया, वो सतर्क हो जाएगा। मेरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, मैं अपने पिता का बदला लिए बिना सच सामने नहीं आने दे सकती। उसे किसी भी हाल में ये ब्लड टेस्ट रोकना था। मैं खून नहीं दूंगी, मीरा ने नफरत भरी आवाज में कहा। मुझे रिया के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। इतनी नफरत? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और एक एक करके मीरा के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। लो, ये लो, और लो। बस रिया को खून दो। नोटों का ढेर मीरा के कदमों में लग गया। अस्पताल में खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। मीरा ने उन सारे पैसों को उठाया। उसने अपने दिल पर एक और पत्थर रखा। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पैसे दे दिए, उसने ठंडी आवाज में कहा, वरना मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती। वो डॉक्टर के साथ जाने लगी। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बचेगी। कबीर की नफरत से और अपने उस राज से जो अब किसी भी पल खुल सकता था। अध्याय 8, झूठ का पर्दा। मीरा अस्पताल के उस ठंडे बिस्तर पर बेजान सी लेटी थी। उसकी एक किडनी पर शराब और जबरदस्ती निकाले गए खून का जहर चढ़ रहा था। तभी डॉक्टर, घबराया हुआ सा, कबीर के पास आया, हाथ में एक रिपोर्ट लिए। मिस्टर रायचंद, आप ये क्या कर रहे हैं? इस मरीज, मीरा, ने पहले ही अपनी एक किडनी डोनेट कर दी है। इनकी मेडिकल हिस्ट्री है। अगर हमने इनसे और खून लिया तो इनकी जान जा सकती है। कबीर ने उस रिपोर्ट को लिया, उसे देखा और फिर हंस पड़ा। एक खौफनाक हंसी। उसने रिपोर्ट को फाड़कर डॉक्टर के मुंह पर फेंक दिया। कितने पैसे दिए हैं इसने तुम्हें? कबीर ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। ये झूठ बोलने के लिए कितने में बिकी तुम्हारी ईमानदारी? तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान लूंगा? मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है मुझे किडनी देने वाली लड़की रिया है, ये नहीं। वो मीरा की तरफ मुड़ा, जो कमजोरी से उसे देख रही थी। तुम इतना गिर जाओगी, मीरा? मुझे वापस पाने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दोगी? कबीर, प्लीज, वो सच कह रहे हैं। मीरा की आवाज एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। चुप रहो, कबीर दहाड़ा। डॉक्टर, खून निकालो। अगर ये मरती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर, शहर के सबसे बड़े टाइकून के गुस्से के आगे बेबस था। उसने कांपते हाथों से सुई मीरा की बाह में चुभो दी। मीरा की आंखें कबीर को देखती रहीं, जब तक कि अंधेरा पूरी तरह छा नहीं गया। खून की थैली भर रही थी और मीरा की जिंदगी खाली हो रही थी। वो बेहोश हो गई। अध्याय 9, जलन का तमाशा। जब मीरा की आंखें खुली तो वार्ड में सन्नाटा था। उसके जिस्म में बेइंतहा दर्द था, पर उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। कबीर वहां नहीं था, कोई नहीं था। वह हिम्मत बटोरकर लड़खड़ाते कदमों से उठी। दीवार का सहारा लेते लेते वह कॉरिडोर में आई। उसे रिया का कमरा पता था। वह उस दरवाजे के पास पहुंची, जो थोड़ा सा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। रिया बिस्तर पर लेटी थी और कबीर उसके ऊपर झुका हुआ था। कबीर, रिया नखरे से कह रही थी, तुमने मेरे माथे पर किस किया? मुझे अच्छा लगा, पर मुझे यहाँ नहीं। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। मुझे यहाँ किस चाहिए? मीरा ने देखा। कबीर ने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, मानो उसे पता हो कि मीरा वहां खड़ी है। और फिर वो झुका और उसने रिया के होठों को चूम लिया। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। आह, कबीर, रिया ने मीरा को दिखाते हुए कहा, अब से तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, उस मीरा से नहीं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ठीक है, रिया, कबीर ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा,
उसकी आंखें अभी भी दरवाजे पर टिकी थीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मीरा ये और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि पास से गुजर रहे एक डॉक्टर ने उसे थाम लिया। मैम, आप ठीक हैं? आपकी हालत बहुत नाजुक है। कबीर, जो सब देख रहा था, तेज कदमों से बाहर आया। जलन की आग ने उसे अंधा कर दिया था। उसने डॉक्टर को मीरा से धक्का देकर दूर किया। यहाँ भी शुरू हो गई तुम? वो मीरा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोला, तुम्हें मर्दों को फंसाने के अलावा कुछ नहीं आता। एक डॉक्टर को सिड्यूस कर रही हो। वो उसे घसीटता हुआ एक खाली स्टोर रूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम्हें मर्दों की इतनी ही जरूरत है? ठीक है, मैं भी मर्द हूं। मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकता हूं। उसने मीरा को दीवार से सटा दिया और जबरदस्ती करने लगा। छोड़िए मुझे, कबीर, मीरा अपनी बची खुची ताकत से चिल्लाई। आप जानवर बन गए हैं। खटाक। मीरा ने उसे फिर थप्पड़ मार दिया। कबीर ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। तुम सारे मर्दों के साथ फ्लर्ट कर सकती हो, पर मेरे साथ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूं। मीरा ने रोते हुए झूठ बोला। मैं आपको पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? कबीर ने फिर वही हथियार इस्तेमाल किया। पैसे चाहिए इसके लिए? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मीरा चिल। 4 लाई। मुझे कल होने वाले चैरिटी डिनर में जाना है। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? कबीर हंस पड़ा। चैरिटी डिनर? क्यों? वहां शहर के सारे अमीर मर्दों को एक साथ फंसाने का इरादा है क्या? मैं तुम्हें वहां कभी नहीं ले जाऊंगा। मैं वहां रिया को ले जा रहा हूं। उसने मीरा को जोर से चूमा, एक सजा की तरह, और फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर उस पर फेंक दिए। ये लो। शायद इसी के लिए नाटक कर रही थी तुम। आप रिया से भी ऐसे ही बात करते हैं? मीरा ने आंसुओं के बीच पूछा। तुम अपना नाम रिया के मुंह से लेने की हिम्मत भी मत करना। कबीर गुर्राया। वो तुम्हारी तरह घटिया नहीं है। उसने मुझे अपनी किडनी दी है। मैं जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहूंगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। समझी? मीरा का सब्र टूट गया। वो किडनी उसने नहीं दी, कबीर। वो किडनी मैंने। बकवास बंद करो। कबीर ने उसे बोलने नहीं दिया। इस झूठ से तुम मेरा प्यार वापस नहीं पा सकती। और एक बार फिर उसने अपनी नफरत की सारी हदें पार कर दीं। अध्याय 10। शैतान से सौदा। 2 दिन बीत गए। कबीर एक बार भी मीरा को देखने नहीं आया। मीरा किसी तरह ठीक होकर उस नर्क जैसे बंगले में वापस आ गई। जब वो घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कबीर और रिया सोफे पर बैठे हंस रहे थे। खूजियान, रिया उसे चिढ़ाने के लिए कबीर के गले में बाहें डाल रही थी। कबीर ने मीरा को देखा और आवाज दी, तुम वहां खड़ी क्या हो? जाओ, रिया के लिए पानी लेकर आओ। दिख नहीं रहा वो बीमार है? मीरा चुपचाप पानी ले आई। कबीर, रिया ने ड्रामा जारी रखा। मुझे रात को अकेले डर लगता है। क्या तुम आज रात मेरे साथ सो सकते हो? मीरा उनकी बातें और नहीं सुन सकती थी। अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं जा रही हूं। जैसे ही मीरा मुड़ी, कबीर ने रिया से कहा, ठीक है रिया, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। मीरा के कदम वहीं रुक गए। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। कबीर उसके पीछे आया। क्या हुआ? जलन हो रही है? उसने पूछा। नहीं, मीरा ने सपाट आवाज में कहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे ठीक से बात करूं, तो मुझे उस चैरिटी इवेंट में ले जाइए। मैंने कहा ना, मैं रिया को ले जा रहा हूं। तुम्हारे लिए वहां कोई जगह नहीं है। कबीर के जाने के बाद रिया मीरा के कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। तुम्हें उस डिनर में जाना है ना? मीरा ने हैरानी से उसे देखा। मैं तुम्हें ले जा सकती हूं, रिया ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। उस डिनर के बाद
तुम्हें कबीर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मीरा ने एक पल सोचा, ये इवेंट, सिंघानिया, मेरे पिता का बदला, ये आखिरी मौका है। मुझे मंजूर है, मीरा ने कहा। अध्याय 11, मिशन यूएसबी। चैरिटी पार्टी की रात। पूरा होटल सितारों की तरह जगमगा रहा था। रिया कबीर की बाहों में बाहें डाले अंदर दाखिल हुई। मीरा को उसने एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म में पिछले दरवाजे से अंदर भिजवाया। याद रखना, मीरा, रिया ने उसे धमकाया। कबीर को नजर मत आना। अपना काम करो और दफा हो जाओ। मीरा की नजरें कबीर पर नहीं, बल्कि उस शैतान पर टिकी थीं, जो हॉल के दूसरे कोने में बैठा था। सिंघानिया। मीरा ने ट्रे उठाई और एक वेट्रेस की तरह भीड़ में शामिल हो गई। उसकी नजरें सिंघानिया की जेब पर थीं। कमिश्नर सिंह ने कहा था, वो यूएसबी उसकी जेब में होगी। मुझे बस एक मौका चाहिए। उसने जानबूझकर पास खड़ी एक लड़की को धक्का दिया। लड़की के हाथ से वाइन का गिलास छलककर सीधा सिंघानिया के महंगे सूट पर गिरा। सॉरी सर, लड़की घबराकर भाग गई। मीरा फौरन रुमाल लेकर सिंघानिया के पास पहुंची। सर, मैं साफ कर देती हूँ। वो घबराहट का नाटक करते हुए उसके कपड़े साफ करने लगी और पलक झपकते ही बड़ी सफाई से उसकी जेब से वो छोटी सी यूएसबी निकाल ली। दूर हटो मुझसे, सिंघानिया ने उसे गुस्से में धक्का दिया। माफ कर दीजिए, सर, मीरा कहती हुई वहां से निकल गई। कुछ ही पलों बाद सिंघानिया ने अपनी जेब चेक की। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यूएसबी, कहाँ है मेरी यूएसबी? उसने अपने आदमियों को इशारा किया। होटल सील कर दो, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। सबकी तलाशी लो। अध्याय 12, सच और धोखा। मीरा तेजी से एग्जिट की तरफ भाग रही थी, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर, तुम यहां से भागकर कहाँ जा रही हो? उसने गुस्से से पूछा। यहां भी किसी को फंसा लिया। कबीर, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मीरा घबरा गई। मेरी जान खतरे में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कबीर ने पहली बार मीरा की आंखों में मौत का खौफ देखा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सिंघानिया के आदमी उनकी तरफ भागे। कबीर मीरा को खींचकर पास के एक खाली कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। कौन है? कबीर ने चिल्लाकर पूछा। दरवाजा खोलो। कबीर ने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने का नाटक करने लगा। उसने दरवाजा खोला। सिंघानिया अपने आदमियों के साथ खड़ा था। माफ करना, कबीर ने नाटक जारी रखा। हम जरा बिजी थे। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मिस्टर रायचंद, सिंघानिया ने कहा। वो औरत कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी? मुझे यकीन है मेरी यूएसबी उसी ने चुराई है। तभी कबीर की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक और आदमी खड़ा था, कमिश्नर सिंह। मीरा ने तेजी से यूएसबी कमिश्नर सिंह को दी। सर, आप जाइए, प्लीज, यहां से निकलिए। ये सबूत बहुत जरूरी हैं, पर तुम्हारी जान। मेरी फिक्र मत कीजिए, जाइए। जैसे ही कमिश्नर सिंह खिड़की से भागे, कबीर मीरा की तरफ मुड़ा। तो ये चल रहा था, तुम यहां, मेरे होते हुए, दूसरे मर्द के साथ। कबीर, आप गलत समझ रहे हैं, मीरा चिल्लाई। प्लीज, थोड़ा इंतजार कीजिए। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। पहले हमें यहां से निकलना होगा। कबीर उसकी बात मान गया। वो दोनों जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, सामने रिया खड़ी थी और उसके साथ था सिंघानिया। यही है वो लड़की, मिस्टर सिंघानिया, रिया ने मीरा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। मैंने इसे आपकी चीज चुराते हुए देखा था। वो भागकर कबीर के हाथ से लिपट गई। कबीर, तुम इस चोर की वजह से मिस्टर सिंघानिया से पंगा मत लो। ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। सिंघानिया के आदमियों ने मीरा को पकड़ लिया। तलाशी लो इसकी, उसे हाथ मत लगाना।
कबीर दहाड़ा। वो मीरा को बचाने के लिए सिंघानिया के आदमियों से भिड़ गया। तभी कमिश्नर सिंह वापस आ गए। मीरा, मुझे लगता है ये दोनों मिले हुए हैं। रिया ने आग में घी डाला। घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाजें आने लगीं। कमिश्नर सिंह मुस्कुराए। तुम्हारे सारे सबूत पुलिस तक पहुंच चुके हैं सिंघानिया, तुम खत्म हो गए। सिंघानिया पागल हो गया। मैं मरूंगा तो सबको साथ लेकर मरूंगा। उसने अपनी बंदूक निकाली और 2 गोलियां चलाई। एक गोली कबीर को लगी और एक कमिश्नर सिंह को। कबीर, सर। मीरा एक पल के लिए जम गई। कबीर जमीन पर था, रिया उसके पास चीख रही थी। और कमिश्नर सिंह, 5 वो भी खून से लथपथ थे। मीरा कबीर को छोड़कर कमिश्नर सिंह की तरफ भागी। सर, सर, आंखें खोलिए। रिया ने कबीर को उठाया। देखा कबीर, देखा तुमने, तुम इसके लिए लड़े और ये तुम्हें छोड़कर उस पुलिस वाले के पास चली गई। क्या तुम अब भी इतने अंधे हो? कबीर का दिल नफरत से भर गया। मीरा को कमिश्नर सिंह के लिए रोते देख उसका रहा सहा प्यार भी खत्म हो गया। उसी पल मीरा के पेट में एक तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। अध्याय 13, एक नई जिंदगी का सच। जब मीरा की आंखें खुलीं तो वो फिर से अस्पताल में थी। डॉक्टर, मैडम, प्लीज आराम कीजिए, डॉक्टर ने कहा। आप बार बार अपनी सेहत को इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रही हैं? कबीर, कबीर कहाँ हैं? वो ठीक हैं। मिस्टर रायचंद ठीक हैं, उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। पर मैडम, आप अपनी चिंता कीजिए। आपका फीटल भ्रूण बहुत अनस्टेबल है। अगर आपने इस बार लापरवाही की तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। मीरा सन्न रह गई। फीटल? क्या मतलब? मैडम, आप 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट हैं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रेग्नेंट? वो माँ बनने वाली है। कबीर का बच्चा। वो खुश हो गई। सिंघानिया पकड़ा गया। उसके पिता का बदला पूरा हुआ। और अब उसका बच्चा। वो कबीर के साथ एक नई खुशहाल जिंदगी जी सकती है। दूसरी तरफ कबीर एक दूसरे कमरे में बिस्तर पर लेटा था। होश में आते ही उसने पूछा, मीरा कहाँ है? रिया, जो उसके पास बैठी थी, ने झूठ बोला। कबीर, उस लड़की का नाम मत लो। तुम्हें गोली लगी और वो तुम्हें देखने तक नहीं आई। वो उस पुलिस वाले के साथ बिजी थी। वो तुमसे प्यार नहीं करती। कबीर। तभी एक डॉक्टर कमरे में आया। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी पत्नी को आपकी जरूरत है। वो प्रेग्नेंट हैं। क्या? कबीर के होश उड़ गए। ये बकवास बंद करो, रिया ने डॉक्टर को धक्का दिया। ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, कबीर। पर कबीर ने उसे अनसुना कर दिया। मीरा प्रेग्नेंट है। वो बिस्तर से उठा और मीरा के कमरे की तरफ भागा। उसी वक्त मीरा कमिश्नर सिंह के ऑफिस में थी। कमिश्नर सिंह बच गए थे, पर उसका दोस्त, दूसरा इंस्पेक्टर, जो लड़ाई में मारा गया था, उसे वो सर कह रही थी। सर, मैं इस जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ। मीरा ने अपना बैज उतार कर टेबल पर रख दिया। जिस मकसद के लिए मैंने फोर्स ज्वाइन की थी, वो पूरा हो गया। मेरे पिता का बदला पूरा हो गया। अब मैं अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहती हूँ। कमिश्नर ने मुस्कुराकर उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया। वहां से निकलकर मीरा सीधे कब्रिस्तान गई। पहले वो अपने दोस्त, शहीद इंस्पेक्टर की कब्र पर गई और फिर अपने पिता की कब्र के पास। उसने अपना पुलिस मेडल कब्र पर रख दिया। डैडी, मैंने आपका बदला ले लिया। मैंने उस क्रिमिनल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब आपकी आत्मा को शांति मिल सकती है। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। और डैडी, आप नाना बनने वाले हैं। अध्याय 14, कब्र पर उगी उम्मीद की कोम्पल। दिल्ली के उस वीरान कब्रिस्तान में सर्द हवाएं सूखी पत्तियों से सरगोशियां कर रही थीं। मीरा शर्मा अपने पिता
इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा की कब्र के ठंडे, खुरदरे पत्थर से सटी घुटनों के बल बैठी थी। उसके आंसू, जो अब तक बहे नहीं थे, उसकी पलकों में भारी हो रहे थे। उसने कांपते हाथों से अपना वो पुलिस मेडल निकाला, जो उसकी वर्दी की शान था, जो उसके पिता का सपना था, और उसे उस बेजान पत्थर पर रख दिया। डैडी, उसकी आवाज एक सिसकी में डूब गई। मैंने आपका बदला ले लिया। सिंघानिया और उसका पूरा रैकेट सब सलाखों के पीछे हैं। आज आपका मिशन पूरा हो गया। पर इस लड़ाई में, डैडी, मैंने कबीर को लगभग हमेशा के लिए खो दिया। उसने धीरे से, लगभग डरते हुए, अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा। एक ऐसी जगह जहां एक नन्ही सी जान दो जिंदगियों के बीच हुए इस घमासान से बेखबर पल रही थी। पर अब सब ठीक हो जाएगा, डैडी। सिंघानिया का डर खत्म हो गया है। अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं कबीर को सब सच बता सकती हूँ। 5 साल पहले का वो सच, वो किडनी का सच, सब कुछ। उसकी आंखों में दर्द के बीच उम्मीद की एक नन्ही सी चमक आई। और डैडी, आप नाना बनने वाले हैं। ये शब्द कहते ही उसके रुके हुए आंसू बह निकले। मैं प्रेग्नेंट हूँ। कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब हमें एक पूरा परिवार मिलेगा। जो आपने और मैंने खो दिया था, वो मुझे वापस मिलेगा, है ना डैडी? वो अपने कयालों में खोई थी, जब एक तेज, बर्फीली आवाज ने उसे वर्तमान के खंजर से चीर दिया। तो ये है वो, जिसकी कब्र पर तुम आंसू बहा रही हो। मीरा ने बिजली की तेजी से पलटकर देखा। कबीर रायचंद वहां खड़ा था। उसके महंगे इटालियन सूट पर कब्रिस्तान की धूल लगी थी। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वो उसे फॉलो कर रहा था। यहां भी आ गई तुम? वो गुर्राया। उसकी आवाज में वही पुरानी नफरत लौट आई थी। अपने बच्चे के असली बाप की कब्र पर मुझसे झूठ बोलकर। यहां कबीर, आप चुप। वो तेजी से मीरा के पास आया और उसे बाह से पकड़कर इतना जोर से खड़ा किया कि मीरा दर्द से कराह उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो मेरा खून है। मैं तुम्हें इस तरह किसी और मर्द के लिए रोने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तो कम से कम उस बच्चे की फिक्र करो जो तुम्हारी कोख में है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मीरा उसकी जलन, उसके गुस्से और इस नफरत भरे हड़ जताने के अंदाज को देखकर हैरान थी। कबीर, आप गलत समझ रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और कब्र के पत्थर की तरफ इशारा किया। ये कोई और नहीं। ये मेरे डैड की ग्रेव है। मेरे पापा, इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह कबीर पर पड़े। उसके चेहरे पर एक पल के लिए नफरत की जगह बहुत गहरी शर्मिंदगी ने ले ली। वो जिस औरत को कल तक एक लालची, धोखेबाज और न जाने क्या क्या समझ रहा था, वो अपने शहीद पिता की कब्र पर रो रही थी। उसका हाथ, जो मीरा की बाह पर शिकंजा कसे हुए था, खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तुम्हारे डैड, मीरा ने अपने आंसू पोंछे, जो अब दुख के नहीं बल्कि कबीर की सोच पर तरस के थे। उसने आगे बढ़कर कबीर का हाथ पकड़ा और उसे कब्र के पास खींच लाई। डैड, उसने टूटी हुई पर मजबूत आवाज में कहा, ये कबीर हैं, कबीर रायचंद, मेरे पति और मेरे होने वाले बच्चे के पिता। उसने कबीर की आंखों में देखा, आज पहली बार बिना किसी नफरत या डर के। आज सिर्फ सच था। आप फिक्र मत करना, डैडी। ये बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। जैसा मैं सोचती थी, ये वैसे नहीं हैं। ये मजबूत हैं। अगर मैं किसी भी खतरे में हूंगी, तो ये मुझे बचा लेंगे। उसने कबीर का हाथ मजबूती से थाम लिया, मानो आज वो दुनिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार कर रही हो। मैंने फाइनली कबीर को एक्सेप्ट कर लिया है।
मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। कबीर, जा। 6 पल भर पहले नफरत से भरा था, मीरा के मुंह से ये शब्द सुनकर पिघल गया। ये वही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए वो 5 साल तड़पा था। वो मीरा के पिता की कब्र के सामने अनायास ही झुक गया। डैड, मेरा नाम कबीर है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी, एक सम्मान था। मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। मैं वादा करता हूँ। मैं हमेशा मीरा का ख्याल रखूंगा। मैं उस पर भरोसा करूंगा और उसे दुनिया की हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूंगा। ये मेरा वादा है। मीरा के दिल को जैसे वो सुकून मिल गया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। सब ठीक हो रहा था। उसने कबीर से कहा, कबीर, अब सही वक्त आ गया है। मैं आपको 5 साल पहले की वो सच्चाई बताना चाहती हूँ। वो सच जो मैंने आज तक सिर्फ अपने दिल में दफन रखा था। मैं मजबूर थी, पर अब नहीं। वो कुछ और कहती, इससे पहले एक तीसरी जहरीली आवाज ने उस कब्रिस्तान की खामोशी को भंग कर दिया। वाह, क्या सीन है! तुम कबीर से कब तक झूठ बोलती रहोगी? मीरा, रिया। वो एक पेड़ के पीछे से निकली। उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान थी और हाथ में उसका महंगा पर्स। अध्याय 15। झूठ का वो पन्ना जो सच पर भारी पड़ा। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर ने फौरन मीरा को अपने पीछे कर लिया, मानो किसी शिकारी से बचा रहा हो। मैं वो करने आई हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। रिया ने शांत भाव से अपना पर्स खोला। कबीर, तुम इस औरत पर भरोसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी पत्नी है, इसलिए। हाँ, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, कबीर ने दृढ़ता से कहा। अगर मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो फिर ये देखो। रिया ने एक कागज निकाला और कबीर के हाथ में थमा दिया। ये मीरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, जो मैंने अस्पताल से निकलवाई है। कबीर ने रिपोर्ट देखी। उसका चेहरा, जो अभी अभी नरम पड़ा था, पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये क्या है? मीरा चिल्लाई। रिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम इसमें क्या बकवास लाई हो? डॉक्टर ने कहा था मैं 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट हूं। झूठ! रिया जोर से हंसी। एक ऐसी हंसी जो उस शांत कब्रिस्तान में किसी चुड़ैल के कह सी लगी। ये देखो, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, कबीर, कि तुम 1 महीने से प्रेग्नेंट हो। 1 महीना? क्या तुम्हें याद है, कबीर? 1 महीने पहले तो तुम्हारी मीरा से शादी भी नहीं हुई थी। तुम दोनों एक भी नहीं हुए थे। कबीर के हाथ से वो रिपोर्ट छूटकर जमीन पर गिर गई। वो उम्मीद जो 2 पल पहले उसकी आंखों में जागी थी, वो फिर से नफरत के अंधेरे में डूब गई। उसने मीरा को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला, मीरा। उसकी आवाज किसी टूटे हुए शीशे सी थी। तुम किसी और के नाजायज बच्चे को मेरा नाम देना चाहती थी। नहीं, कबीर, नहीं। मीरा पागलों की तरह रोने लगी। ये झूठ है, ये रिपोर्ट झूठी है। भगवान के लिए मेरा यकीन कीजिए। मैं अपने डैड की कब्र के सामने खड़ी हूं। मैं इस पाक जगह पर झूठ क्यों बोलूंगी? ये बच्चा तुम्हारा है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने को तैयार नहीं हूं। कबीर ने वो रिपोर्ट जमीन से उठाई, उसे फाड़ा और टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं। मीरा, चलो मेरे साथ। अभी, इसी वक्त। इस बच्चे को गिरा दो। इस नाजायज निशानी को खत्म कर दो। उसके बाद हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ जिएंगे। मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। कबीर, आप ये क्या कह रहे हैं? मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। यही सच है। रिया ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा, उसे अपनी तरफ करते हुए। कबीर, तुम इस धोखेबाज के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ये तुमसे प्यार नहीं करती।
भूलो मत, जब तुम गरीब थे तो इसने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया था। ये तुम्हें छोड़कर चली गई थी। 5 साल पहले मैं थी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, जिसने तुम्हें अपनी किडनी डोनेट की थी। कबीर का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा। चुप करो, रिया। और तुम, चलो मेरे साथ, अबॉर्शन के लिए। नहीं, कबीर, प्लीज, नहीं। मीरा उसके पैरों पर गिर पड़ी। तुमने मेरा 5 साल तक इंतजार किया है। क्या तुम बस 9 महीने और इंतजार नहीं कर सकते? बस 9 महीने। भगवान के लिए मुझे ये बच्चा रखने दो। एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए। तुम इसका डीएनए टेस्ट करवा लेना। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है। प्लीज, कबीर, मेरी जिंदगी की भीख मत दो। मेरे बच्चे की जिंदगी की भीख दे दो। मीरा की इस दलील में, उसके रोने में, उसकी बेबसी में इतना दर्द और सच्चाई थी कि कबीर एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल कह रहा था कि मीरा सच बोल रही है, पर दिमाग रिया के सबूतों को झुठला नहीं पा रहा था। ठीक है, उसने ठंडी, बेजान आवाज में कहा। 9 महीने नहीं, 10 महीने। तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने हैं, मीरा। अगर ये बच्चा मेरा नहीं निकला, तो उस दिन मैं तुम्हें और इस बच्चे को, दोनों को अपनी जिंदगी से ऐसा निकालूंगा कि तुम्हें अपनी मौत आसान लगेगी। रिया ये सुनकर गुस्से से कांप उठी, पर कबीर मीरा को वहां से घसीटता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ ले गया, रिया को उसी कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर। अध्याय 16। कांच का वो महल जो बिखर गया। अगले कुछ दिन किसी सपने जैसे थे। एक खूबसूरत पर खोखला सपना। एक ऐसा कांच का महल जो बाहर से चमक रहा था, पर अंदर से दरारों से भरा था। कबीर मीरा को विला वापस ले आया। वो बदल गया था। वो अब उस पर चिल्लाता नहीं था, पर उसकी आंखों में वो प्यार भी नहीं था जो कब्र पर एक पल के लिए दिखा था। उसका सारा ध्यान, सारी परवाह सिर्फ उस बच्चे के लिए थी। वो बच्चा जिसे वो अपनी जायदाद समझता था और जिसके असली बाप का पता चलने तक वो इंतजार करने को राजी हुआ था। तुम्हें बेबी का ख्याल रखना होगा। उसने घर आते ही मेडिकल टीम को कॉल कर दिया। अगले कुछ घंटों में विला एक अस्पताल में तब्दील हो गया। डॉक्टर्स और नर्सेज की एक फौज मीरा के कमरे के बाहर तैनात कर दी गई। जब तक डॉक्टर नहीं आते, तुम सब मैडम का ख्याल रखोगे? उसने नौकरानियों को हुक्म दिया। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। वो जो खाएंगी वो पहले लैब में टेस्ट होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मीरा ये सब चुपचाप देखती रही। वो कबीर के पास आई। कबीर, मुझे डॉक्टर्स की इस फौज की नहीं, आपके भरोसे की जरूरत है। भरोसा? कबीर हंसा। वो मैंने तुम्हें 10 महीने के लिए उधार दिया है, मीरा। फिलहाल इस बच्चे पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का बीमा है। मीरा का दिल दुख से भर गया, पर वो चुप हो गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक बार ये बच्चा आ गया तो कबीर को मुझ पर यकीन हो जाएगा। हम तीनों की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। एक शाम कबीर खुद अपने हाथों से मीरा के लिए गर्मा-गर्म चिकन सूप लेकर आया। ये लो, इसे पियो। 7 बच्चे के लिए अच्छा है। मीरा ने मुस्कुराते हुए सूप का चम्मच लिया। वो खुश थी। उसे लगा, सब ठीक हो रहा है। बर्फ पिघल रही है। वो नहीं जानती थी कि कोने में खड़ी एक नौकरानी अपने फोन के कैमरे से उन दोनों का वीडियो बना रही थी। वो नौकरानी जिसे रिया ने इस घर में अपनी जासूस बनाकर भेजा था। कुछ ही मिनटों बाद रिया अपने आलीशान अपार्टमेंट में वो वीडियो देखकर जल भुन रही थी। देखा तुमने? रिया फोन पर उस नौकरानी पर चिल्ला रही थी। वो उसके करीब जा रहा है। वो उस औरत के झांसे में फिर से आ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो बच्चा, वो नाजायज बच्चा जो शायद कबीर का ही है, वो उन दोनों को एक कर देगा।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उस बच्चे को रास्ते से हटना होगा। जो मैं कहती हूँ वो करो, और पैसा तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा। नौकरानी ने डरते डरते कहा। अगली सुबह कबीर नीचे लॉबी में डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया की बेस्ट मशीनें ले आइए। मैं अपनी जायदाद के वारिस के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऊपर उस नौकरानी ने चुपके से गैलरी के फर्श पर, जहां से सीढ़ियां शुरू होती थी, चुपके से पानी और तेल का एक मिक्सचर फैला दिया। उसने मीरा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और वहां से गायब हो गई। मीरा, जो अभी अभी सोकर उठी थी, अपनी आंखें मसलते हुए बाहर निकली। दरवाजा किसने खटखटाया? उसने बाहर झांका और उसकी नजर नीचे खड़े कबीर पर पड़ी, जो डॉक्टर्स को निर्देश दे रहा था। वो मुस्कुरा दी। वो उसे गुड मॉर्निंग कहने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, पर तभी उसका पैर उस चिकनी सतह पर पड़ा। आह आह! एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे विला में गूंज उठी। मीरा का संतुलन बिगड़ा और वो हवा में झूल गई। वो कुछ समझ पाती या कबीर ऊपर देख पाता, इससे पहले ही वो संगमरमर की उन बेरहम सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। मीरा, कबीर की दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो भागा। मीरा नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें दर्द से बंद थीं, और उसके लाल सिल्क नाइटगाउन के नीचे खून का एक तालाब बनता जा रहा था। बच्चा, कबीर, मेरा बच्चा, वो दर्द से कराह रही थी। कबीर ने उसे अपनी गोद में उठाया। वो पागल हो गया था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। डॉक्टर, डॉक्टर, इसे बचाओ। मेरे बच्चे को बचाओ। कुछ करो। तभी एक और नौकरानी, रिया की प्लान का हिस्सा, भागती हुई आई। सर, रिया मैडम की हालत बहुत खराब है। उनका फोन आया था। कह रही थीं कि उनकी किडनी, जो उन्होंने डोनेट की थी, वो फेल हो रही है। उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। कबीर के हाथ कांप गए। एक तरफ मीरा, उसकी बाहों में खून से लथपथ, दूसरी तरफ रिया, जिसने उसे अपनी किडनी दी थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी, जैसे कि ये ड्रामा काफी नहीं था, कबीर का फोन बजा। रिया, कबीर। रिया की आवाज फोन पर घुट रही थी, जैसे वो आखिरी सांसें ले रही हो। मैं शायद मरने वाली हूं। प्लीज, मेरे पास आ जाओ। मुझे पता था, जब मैंने तुम्हें किडनी दी थी, कि मैं ज्यादा जी नहीं सकती। अगर तुम नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं। मैं बस तुम्हारी आवाज आखिरी बार सुनना। क्लिक। फोन कट गया। कबीर, मीरा ने दर्द से तड़पते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे और हमारे बच्चे को मत छोड़ो, प्लीज। कबीर, ये आपका बच्चा है, इसे बचा लो। कबीर ने मीरा की आंखों में देखा। उनमें दर्द था, इल्तिजा थी, और ढेर सारा खून था। फिर उसे रिया की आखिरी आवाज याद आई। वो औरत, जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने मीरा को उठाया और पास खड़े डॉक्टर के हवाले कर दिया। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, उसने एक पत्थर दिल से कांपती आवाज में कहा। मैं डॉक्टर के साथ अभी रिया के पास जाकर आता हूं। उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है। वो मर रही है। नहीं। कबीर, मीरा ने उसकी शर्ट पकड़ ली। वो चीखी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कबीर, ये बच्चा, ये आपका है। रुको। कबीर, रुको। पर कबीर नहीं रुका। उसने यह भी नहीं देखा कि मीरा का कितना खून बह चुका है। वो डॉक्टर को अपने साथ लेकर मीरा को उस खून के तालाब में तड़पता छोड़कर रिया के पास चला गया। अध्याय 17, टूटे ख्वाब।
झूठे आंसू और एक सेल्फी। अस्पताल के उस सफेद कमरे में मीरा बेजान सी लेटी थी। वही नौकरानी, रिया की जासूस, उसे अस्पताल ले आई थी, सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए कि वो कैसे तड़पती है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? उसने होश में आते ही पूछा। डॉक्टर ने नजरें झुका लीं। मैडम, आपकी मेजर सर्जरी हुई है, आपको काफी ज्यादा चोट लगी थी। और आपका बच्चा, वो इस दुनिया में नहीं रहा। आपका मिसकैरेज हो गया है। मीरा की दुनिया वहीं रुक गई। नहीं, नहीं, ये झूठ है। मेरा बच्चा। वो पागलों की तरह रोने लगी। वो आखिरी उम्मीद, वो धागा जो उसे कबीर से जोड़े हुए था, वो भी टूट गया। नौकरानी ने चुपके से मीरा की इस हालत का वीडियो बनाया और रिया को भेज दिया। रिया, जो कबीर के साथ दूसरे अस्पताल के वीआईपी रूम में थी, ने वो वीडियो देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। कबीर, उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे अभी अभी पता चला, मीरा का बच्चा नहीं रहा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। कबीर, जो गिल्ट से भरा बैठा था, उस डॉक्टर पर गुस्सा कर रहा था जिसे वो मीरा के पास छोड़कर आया था। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे ऑपरेशन की वजह से आया था, रिया, क्योंकि तुमने मुझे किडनी दी थी। अब तुम ठीक हो। मैं वापस जा रहा हूँ। मीरा मेरा इंतजार कर रही है। वो अकेली है। नहीं, कबीर, रिया ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इन डॉक्टर से अपना चेकअप नहीं करवा सकती। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। ये मुझे मार डालेंगे। ये इस शहर के बेस्ट डॉक्टर हैं, रिया, कबीर चिल्लाया। ड्रामा बंद करो। तुम्हारी वजह से मैं मीरा को अकेला छोड़कर आया। अगर तुम आज बीमार न होती, तो मीरा मेरे पास होती, उसका बच्चा मेरे पास होता। तो तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ? रिया रोने लगी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें किडनी नहीं दी। ठीक है, तुम जाओ, पर जाने से पहले इन डॉक्टर से कहो कि वो चेक करें कि मेरी बॉडी में एक किडनी है या दो। कबीर एक पल के लिए रुक गया। ये शक उसके मन में हमेशा से था, खासकर तब से जब मीरा ने कब्र पर वो बात कही थी। ठीक है, उसने अपने साथ लाए डॉक्टर को इशारा किया। चेक करो अभी। आधे घंटे बाद डॉक्टर एक रिपोर्ट और एक्सरे लेकर आया। सर, ये सच कह रही हैं, मैडम की बॉडी में सिर्फ एक किडनी है। इन्होंने वाकई अपनी किडनी डोनेट की है और उस जगह पर इन्फेक्शन है। अगर आज हम इनका इलाज नहीं करते, तो इनकी जान जा सकती थी। कबीर सन्न रह गया। उसे क्या पता था कि 8 रिया ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। 5 साल पहले, जब उसे पता चला कि मीरा ने कबीर को किडनी दी है, तो रिया ने चुपके से पैसों के दम पर थाईलैंड जाकर अपनी भी एक किडनी निकलवा दी थी। इसी दिन के लिए, ताकि कबीर के पास शक की कोई गुंजाइश न बचे। रिया, मुझे माफ कर दो। कबीर ने शर्मिंदगी से भरकर उसके हाथ थाम लिए। मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, कबीर, रिया ने मासूमियत से कहा। मैं तुम पर कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट सर्जरी है, कबीर ने फैसला किया। मैं यही रुकूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारी केयर करने के लिए यही रुकूंगा। उस रात सर्जरी, जो कि एक मामूली इन्फेक्शन का ऑपरेशन था, के बाद कबीर इतना थक गया था कि वो रिया के बेड के पास ही सोफे पर सो गया। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने धीरे से अपना फोन निकाला। उसने सोते हुए कबीर के साथ अपनी एक सेल्फी ली। कबीर का सिर उसके कंधे पर झुका हुआ दिखा और वो तस्वीर मीरा को भेज दी। मीरा, जो अपने मरे हुए बच्चे के गम में डूबी थी, का फोन बजा। वो नौकरानी के पास था। मैडम,
आपका मैसेज आया है। मीरा ने कांपते हाथों से फोन खोला। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। कबीर रिया के साथ उसके बिस्तर पर इतनी शांति से सो रहा था, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। मानो वो अपनी असली मोहब्बत के पास लौटकर खुश हो। मीरा की रईस ही हिम्मत भी जवाब दे गई। अध्याय 18 आखिरी सच जो अनसुना रह गया। अगले दिन मीरा के अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया और उसके पीछे पीछे रिया, जो कमजोर होने का नाटक करती हुई चल रही थी। मीरा, जिसका बच्चा मर चुका था, जिसका पति उसे छोड़ गया था और जिसने रात भर उन दोनों की खुश तस्वीर देखी थी, ने जब उन दोनों को साथ देखा तो उसके अंदर का सारा दर्द नफरत बनकर बाहर आया। तुम, वो रिया पर चीखी, तुम झूठी हो। तुम एक नंबर की झूठी, मक्कार औरत हो। तुमने कबीर से झूठ बोला है कि तुमने अपनी किडनी दी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। रिया ने रोने का नाटक किया। मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। बच्चे को खोने का गम, पर तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम। यकीन नहीं होता। रिया ने अपना पर्स खोला और कबीर के डॉक्टर वाली वो ताज़ा रिपोर्ट मीरा के मुंह पर फेंक दी। ये देखो, कबीर ने कल ही मेरा चेकअप करवाया है। मेरे अंदर सिर्फ एक किडनी है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मीरा ने रिपोर्ट देखी। वो पागलों की तरह हंसने लगी। तुम सच में शैतान हो, रिया। तुमने पहले से ही सब प्लान करके रखा था। तुम कितनी दूर तक गिर सकती हो? बस, मीरा, कबीर चिल्लाया। रिया पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। वो खुद बीमार है। तुम रेस्ट करो। हम फ्यूचर में हम दूसरा बेबी प्लान कर सकते हैं। कबीर ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। तुम्हें लिली से, रिया से जलने की जरूरत नहीं है। जलना? मीरा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द के सिवा कुछ नहीं था। तुम्हें क्या लगता है, कबीर, कि मैं ट्रबल क्रिएट करती हूँ? तुमने आज तक कभी एक बार भी मुझ पर बिलीव किया है? रिया ने कमजोर होने का नाटक किया। कबीर, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मीरा मुझे देखकर परेशान हो रही है। मैं तुम दोनों के बीच आगे कभी परेशान नहीं करूंगी। नहीं, कबीर ने उसे रोका। फिर वो मीरा की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में एक हुक्म था। मीरा, रिया से माफी मांगो। तुमने उस पर गलत इल्जाम लगाए हैं। माफी? बस, बहुत हो चुका था। मीरा का सब्र, उसका दिल, उसकी आत्मा, सब जवाब दे गया था। तुम्हें लगता है 5 साल पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया था? वो कबीर की आंखों में घूरते हुए बोली। उसकी आवाज में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक बेजान सच्चाई थी। तो सुनो सच, और आज कान खोलकर सुनो। 5 साल पहले सिंघानिया ने मेरे डैड को मार दिया था। वो मेरे और तुम्हारे पीछे पड़ा था। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने तुमसे नफरत का नाटक किया। तुम्हें खुद से दूर भेजा ताकि तुम जिंदा रह सको। कबीर सन्नक खड़ा था। और जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मीरा की आवाज फट पड़ी। उस दिन तुम्हें अपनी किडनी इस औरत ने नहीं, मैंने दी थी। मैंने तुम्हें अपनी किडनी दी थी। कबीर, पूरे कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। कबीर कुछ देर चुप रहा। वो रिया को देख रहा था, फिर मीरा को। फिर वो हंस पड़ा। झूठ, उसने कहा। तुम्हें ये सब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मीरा, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स से बात की है। क्या? मीरा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेरेंट्स तो... हाँ, कबीर ने उसकी बात काटी। मुझे पता है तुमने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया है, क्योंकि तुम अमीर होना चाहती थी।
रिया ने मुझे उनका पता दिया। मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने खुद मुझे बताया कि तुम कितनी लालची हो, कितनी मतलबी हो, और तुम यहाँ मुझे अपने शहीद डैड की झूठी कहानी सुना रही हो। रिया ने पैसों से 2 लोगों को मीरा के नकली माँ बाप बनने के लिए राजी कर लिया था, और उन्होंने कबीर के दिमाग में मीरा के खिलाफ जहर भर दिया था। कबीर मीरा के पास आया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सी दया थी। पर ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा चला गया, कोई बात नहीं। हम वापस फ्यूचर में दूसरा बेबी प्लान कर सकते हैं। तुम्हें रिया से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मीरा का दिल मर चुका था। कबीर ने उसके सच पर नहीं, रिया के बिछाए हर झूठ पर यकीन कर लिया था। वो उसे प्यार नहीं करता था, वो बस उसे एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझता था, जिसे वो माफ करने का एहसान कर रहा था। हमारा, मीरा ने ठंडी बेजान आवाज में कहा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम यहां से जा सकते हो। मीरा, गुस्सा मत करो, कबीर ने कहा, जैसे वो किसी नासमझ बच्चे को समझा रहा हो। तुम रेस्ट करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूं। वो मुड़ा और रिया से बोला, रिया, तुम वैन मीरा का ख्याल रखना, मैं अभी आया। वो कमरे से बाहर निकल गया, रिया को मीरा के पास छोड़कर, जो अपने दुश्मन को देखकर मुस्कुरा रही थी। अध्याय 19, शैतान का वहशी कबूलनामा। जैसे ही कबीर डॉक्टर के पीछे पीछे कमरे से बाहर गया, रिया के चेहरे पर छाई वो घबराहट और मासूमियत का नकाब पल भर में पिघलकर गिर गया। उसकी जगह एक ठंडी, जहरीली और वशी मुस्कान ने ले ली, जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। वो किसी मरीज की तरह कमजोरी से नहीं उठी, बल्कि एक महारानी की तरह शान से उठी। अपने ड्रिप स्टैंड को एक तरफ फेंका और चलकर मीरा के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो रिया ने अपने ताजे मैनिक्योर 9 किए हुए नाखूनों को देखते हुए कहा, कैसा लगा मेरा छोटा सा परफॉर्मेंस? कबीर को तो मजा ही आ गया। बेचारा कितना गिल्ट में है। मीरा, जो पहले ही अपने बच्चे को खोने के गम में टूटी हुई थी, ने नफरत से उसे देखा। तुम इतनी गिरी हुई, तुम यहां से चली जाओ। चली जाऊं? रिया जोर से हंसी। अरे, असली मजा तो अब शुरू हुआ है। मीरा, तुम सोच रही होगी, तुम्हारे वो नकली माँ बाप, वो बेवकूफ कबीर सच में उन भाड़े के टट्टुओं को तुम्हारे माँ बाप समझ बैठा। मैंने उन्हें बस थोड़े से पैसे दिए, और उन्होंने वो सब कह दिया जो मैं सुनना चाहती थी। मीरा की आंखें, जो आंसुओं से सूजी थी, सदमे से खैल गईं। वो मेरे पेरेंट्स नहीं थे। आवाज, रिया ने अपनी उंगली हवा में घुमाई, जैसे कोई जादूगरनी हो। ये एआई का जमाना है, बेवकूफ औरत। तुम्हारी पुरानी पुलिस इंटरव्यू की आवाज से मैंने तुम्हारे डैडी की बिल्कुल वैसी आवाज बना ली। कबीर तो जैसे पिघल ही गया। हाँ बेटी, मीरा बहुत लालची है, उसने हमें छोड़ दिया। रिया ने एक भद्दी नरल उतारते हुए कहा, उसे क्या पता कि तुम्हारे असली माँ बाप तो कब के जलकर राख हो चुके हैं। तुम शैतान हो। मीरा कांप रही थी। शैतान? रिया खड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक पागलपन था। घटिया तो तुम हो, जो मेरे कबीर के पीछे पड़ी रही। तुम सोच रही होगी, मेरी किडनी। कबीर को मुझ पर शक हो गया था, मुझे पता था। इसीलिए वो मीरा के ऊपर झुकी और फुसफुसाई, मैंने 2 दिन पहले ही मुंबई के एक छोटे से नर्सिंग होम में अपनी एक किडनी निकलवा दी। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, पर कबीर का भरोसा हमेशा के लिए जीतने के लिए। ये छोटी सी कीमत थी। मीरा को लगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं, किसी प्रेत आत्मा से बात कर रही हो। और आखिरी चीज,
रिया की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे कोई बहुत मीठी बात याद आई हो। तुम्हारा वो बच्चा जो मेरे और कबीर के बीच आ रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम सीढ़ियों से गलती से गिर गई? वो पानी, वो तेल, वो सब मैंने ही उस नौकरानी से डलवाया था। और जब तुम गिरी, थडाम, आह, वो आवाज, वो मेरे कानों के लिए किसी मीठे संगीत जैसी थी। तुम्हारा मिस्कैरी मेरी जीत थी। मीरा के सब्र का बांध टूट गया, पर वो रोई नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी आग जल उठी। वो मीरा नहीं थी, वो इंस्पेक्टर मीरा शर्मा थी, जो अपने खोल से बाहर आ रही थी। तुम्हें डर नहीं लगता, रिया? मीरा ने धीमी, स्थिर आवाज में कहा कि मैं ये सब, तुम्हारी ये सारी शैतानी हरकतें कबीर को बता दूंगी। रिया ये सुनकर फिर से हंस पड़ी। बता दो, जाओ, बता दो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? वो मुझ पर यकीन करता है, मीरा। मेरे एक किडनी वाले जिस्म पर यकीन करता है। तुम्हारे पास क्या है, मीरा? तुम्हारे पास क्या सबूत है? कुछ नहीं। मेरे पास। मीरा धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने रिया को पल भर के लिए डरा दिया। मेरे पास सच है, और सबूत भी। रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या मतलब? तुम भूल गई, रिया? मीरा ने कहा कि मैं 5 साल तक एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। मुझे सबूत इकट्ठे करने की आदत है। जिस नौकरानी को तुमने खरीदा था, उसे मैंने तुमसे 2 गुने पैसे दिए, ये कबूल करने के लिए कि तुमने उसे क्या करने को कहा था। जिस डॉक्टर से तुमने वो नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनवाई, उसकी और तुम्हारी बातचीत की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और तुम्हारे उस नर्सिंग होम का, जहां तुमने अपनी किडनी निकलवाई, उसका सीसीटीवी फुटेज भी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। तुम बकवास कर रही हो। और सबसे अच्छी बात, मीरा ने अपना तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला। मैंने ये सारे सबूत 5 मिनट पहले ही कबीर के फोन पर भेज दिए हैं। रिया की आंखों में अब डर था, असली, खौफनाक डर। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कर सकती हूं, मीरा ने कहा, और मैंने कर दिया। नहीं, रिया पागलों की तरह चीखी और मीरा का गला दबाने के लिए उस पर झपटी। मैं तुझे मार दूंगी। मैं तुझे अभी यहीं खत्म कर दूंगी। अध्याय 20, सच का सामना और दिल का वो खामोश हो जाना। कबीर अस्पताल के ठंडे, सफेद कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल कह रहा था कि मीरा सच बोल रही है, पर रिया के सबूत उसे मानने नहीं दे रहे थे। क्या कोई इतना गिर सकता है? क्या रिया? तभी उसका फोन बजा। पिंग, एक मैसेज। मीरा का। उसने मैसेज खोला। कोई टेक्स्ट नहीं था, बस एक सब्जेक्ट लाइन थी। कबीर, अगर आज भी आपने सच नहीं देखा, तो मैं समझूंगी मेरी मोहब्बत ही झूठी थी। नीचे कई फाइल्स थीं। उसने कांपते हाथों से पहली फाइल खोली। एक वीडियो। वही नौकरानी, जिसे रिया ने पैसे दिए थे, रो रो कर कबूल कर रही थी। रिया मैडम ने मुझे तेल और पानी सीढ़ियों पर डालने को कहा था। उन्होंने कहा था कि मैडम का बच्चा किसी भी हालत में गिर जाना चाहिए। कबीर के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये एडिटेड है। उसने दूसरी फाइल खोली। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। डॉक्टर, बस रिपोर्ट में लिख दो कि वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये रिया की आवाज थी। नहीं, नहीं, नहीं। तीसरी फाइल। एक सीसीटीवी फुटेज। रिया 2 दिन पहले एक नर्सिंग होम के रिसेप्शन पर खड़ी थी। किडनी रिमूवल प्रोसीजर के कागजात पर साइन कर रही थी। चौथी फाइल। 5वीं, 6ठी। उसके नकली माँ बाप का कबूलनामा, जिन्हें मीरा की पुलिस टीम ने ढूंढ निकाला था।
कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। मीरा, वो एक जानवर की तरह दहाड़ा। आह आह! उसने अपने ही बाल नोच लिए। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बच्चे को। वो पागलों की तरह वापस कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजे को धक्का देकर नहीं, बल्कि लात मारकर खोला। अंदर रिया मीरा का गला दबा रही थी, जो पहले से ही कमजोर थी और सांस के लिए तड़प रही थी। मैं तुझे मार दूंगी। तू मेरे कबीर को मुझसे नहीं छीन सकती। रिया। कबीर ने उसे बालों से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से खींचकर जमीन पर पटक दिया। तुमने मेरे बच्चे को मारा? वो रिया का गला पकड़ने के लिए झुका। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कबीर। मीरा की एक बहुत ही कमजोर, घुटती हुई आवाज आई। कबीर ने पलट कर देखा। मीरा का जिस्म अकड़ रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे वो कबीर को देख रही हों, पर देख नहीं पा रही हों। और वो हार्ट मॉनिटर, जो अब तक बीप 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 कर रहा था, अब एक सीधी, भयानक, खामोश लकीर दिखा रहा था। मीरा। कबीर रिया को भूलकर मीरा की तरफ लपका। मीरा, आंखें खोलो। मीरा, ये तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। उठो। मीरा। वो डॉक्टर के लिए चिल्लाया। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है? जल्दी आओ। डॉक्टर्स की टीम अंदर भागी। 10 सर, हट जाइए। कोड ब्लू, चार्जिंग टू 200, क्लियर। वो मीरा को शॉक दे रहे थे। उसका बेजान जिस्म उछल रहा था, पर वो सीधी लकीर हिल नहीं रही थी। अगेन 300, क्लियर। और नीचे जमीन पर गिरी रिया। वो जोर जोर से हंस रही थी, एक पागल, वशी हंसी जो उस पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। मर गई, हा हा हा, मर गई। न रहेगी वो, न रहेगा उसका सच। कबीर सिर्फ मेरा है, हमेशा के लिए मेरा। हा हा हा। अध्याय 21, मौत का वो झूठा पर्दा और एक सच्चा थप्पड़। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। कबीर, जो दीवार से टिका बेजान सा खड़ा था, सीधा हुआ। रिया, जिसे गार्ड्स ने पकड़ रखा था, अब भी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ने बाहर आकर अपना मास्क उतारा। उसके चेहरे पर हार थी। वैन। मीरा, वो कैसी है? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज उसी की नहीं लग रही थी। मिस्टर रायचंद। डॉक्टर ने नजरें झुका लीं। हमने अपनी पूरी कोशिश की, पर वी लॉस्ट हर। शी इज नो मोर। झूठ। कबीर दहाड़ा। ये झूठ है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझसे वादा करके आई थी। वो झूठ बोल रही है। अंदर जाओ। फिर से चेक करो। सर, डॉक्टर ने उसे एक डेथ सर्टिफिकेट थमाया। ये रहा उनका डेथ सर्टिफिकेट। मुझे अफसोस है। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने आखिरी पलों में बस एक ही बात कही थी। क्या? कबीर ने आंसुओं के बीच पूछा। उन्होंने कहा कि वो आपसे अब नफरत भी नहीं करती, क्योंकि नफरत भी एक रिश्ता होता है, और आपका उनका अब कोई रिश्ता नहीं रहा, और वो नहीं चाहती कि आप उनका आखिरी चेहरा देखें। उन्होंने आपको उनकी डेड बॉडी देखने से सख्ती से मना किया है। ये शब्द कबीर के दिल में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। नहीं मीरा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे अपनी शक्ल भी नहीं देखने दोगी। तुम मुझे ये सजा दे रही हो। कबीर, जाने दो। रिया ने गार्ड से हाथ छुड़ाकर कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। कोई बात नहीं। वो मर गई तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम सब कुछ। दूर हट मुझसे, शैतान। कबीर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जाकर दीवार से टकराई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने कहा तुमने मुझे किडनी दी। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। और मैंने एक गिरे हुए, बेवकूफ, अंधे इंसान की तरह उस शैतान की बात पर यकीन कर लिया। मैंने मीरा पर यकीन नहीं किया। मैंने उसे मरने दिया। मैंने उसे मार डाला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कबीर, रिया चीखी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। उसके जाने के बाद मैं ही तुम्हारे साथ थी। वो खटाक। एक जोरदार थप्पड़ कबीर के गाल पर पड़ा। कमिश्नर सिंह, मीरा के सीनियर, वहां खड़े थे। उनकी आंखों में आग थी। तुम्हारी वजह से उस लड़की ने अपनी किडनी दी। तुम्हारी वजह से वो 5 साल तक सिंघानिया जैसे गैंगस्टर के पीछे पड़ी रही, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरी हुआ। और आज ओवरब्लीडिंग और कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो मर गई। और तुम मरने के बाद भी उसकी मौत पर सवाल उठा रहे हो। तुम इस चुड़ैल की बात मान रहे हो। तुम एक मर्डरर हो, कबीर, जिसने मीरा का खून किया है। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। कबीर बड़बड़ा रहा था। यकीन नहीं होता। कमिश्नर सिंह ने डॉक्टर को हुक्म दिया, इनकी डेड बॉडी बाहर लाइए। इस शख्स को देखने दीजिए कि इसने क्या खो दिया है। वार्ड बॉय मीरा की बॉडी को एक स्ट्रेचर पर ले आए, जिस पर सफेद चादर ढकी थी। कबीर के पैर कांप रहे थे। वो लड़खड़ाता हुआ स्ट्रेचर के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से चादर उठाई। मीरा का चेहरा पीला, बेजान, आंखें बंद, होंठ नीले। वो सच में मर गई थी। मीरा। कबीर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मीरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस एक बार आंखें खोलो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मीरा। वो इतना रोया कि वो वहीं उस ठंडे फर्श पर सदमे से बेहोश हो गया। कमिश्नर सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे ले जाओ, इसके घर छोड़ दो। रिया ये सब देखकर डर के मारे भागने लगी। और उसे गिरफ्तार कर लो, हत्या की कोशिश और हत्या के लिए उकसाने के जुर्म में। जब सब चले गए और कॉरिडोर खाली हो गया तो कमिश्नर सिंह ने स्ट्रेचर को छुआ। वो चला गया। मीरा ने अपनी आंखें खोल दी। वो इंजेक्शन जिसने उसे कुछ देर के लिए डेड जैसा बना दिया था, उसका असर खत्म हो रहा था। अध्याय 22। राख से उगी माया की जिंदगी। वो चला गया? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ। कमिश्नर सिंह ने उसे उठने में मदद की। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वो तुम्हें मरा हुआ समझता है और रिया गिरफ्तार हो चुकी है। वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ाएगी। उसके सारे गुनाह साबित हो चुके हैं। कमिश्नर सिंह ने उसे कुछ कागजात दिए। ये लो, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है, माया सिंह। यहां से बहुत दूर एक नई जिंदगी शुरू करो। मीरा ने कागजात ले लिए। शुक्रिया, सर, पर मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे पिता, मेरा बच्चा, मेरे परिवार की कब्रें यहां हैं। मैं इस जमीन को, इस देश को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यही रहूंगी, पर मीरा बनकर नहीं। अगले दिन कबीर की आंखें अपने आलीशान बेडरूम में खुली। वो पागलों की तरह उठा। मीरा। वो मुर्दा घर, मोग की तरफ भागा। मुझे मीरा को देखना है। मुझे उसे आखिरी बार देखना है।
उसने एक अटेंडेंट को धक्का दिया और उस दराज को खोला जिस पर मीरा शर्मा लिखा था। उसने कांपते हाथों से चादर हटाई और उसके नीचे एक गुड़िया डॉल पड़ी थी। ये क्या? वो हंसने लगा, फिर रोने लगा। वो जिंदा है, वो जिंदा है। उसने मुझे माफ नहीं किया। वो चली गई, पर वो जिंदा है। थैंक गॉड, वो जिंदा है। तभी उसे मीरा की एक पुरानी बात याद आई। कबीर, जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ या बहुत खुश होती हूँ, मैं सनराइज, सूर्योदय देखती हूँ। मुझे लगता है हर सुबह एक नया मौका लाती है। सनराइज। वो अस्पताल की छत की तरफ भागा, सीढ़ियां चढ़ता गया, दो दो एक साथ। वो जानता था वो उसे वहीं मिलेगी। वो उसे आखिरी बार अलविदा कहने जरूर आएगी। उसने छत का दरवाजा खोला और वो वहां थी, मीरा, माया सिंह, सूर्योदय की पहली किरणों में नहाई हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो किसी देवी की तरह लग रही थी। मीरा, कबीर ने फुसफुसाया, मुझे पता था तुम जिंदा होगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं गई। मीरा ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में न प्यार था न नफरत, सिर्फ खालीपन था। मीरा मर चुकी है, मिस्टर रायचंद। 11 उसने कहा। उसकी आवाज हवा सी ठंडी थी। उसे आपने और रिया ने मिलकर मार डाला। मैं माया हूं। नहीं, मीरा, प्लीज। कबीर उसके पैरों पर गिर पड़ा। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मैं एक जानवर हूं। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने तुम्हें खून में लथपथ छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चे को मरने दिया। प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम जो कहोगी, मैं करूंगा। मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मीरा ने उसे देखा। ठीक है। कबीर ने उम्मीद से उसे देखा। क्या तुम मेरे बच्चे को वापस ला सकते हो? कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा बच्चा भी मर गया है, कबीर, मीरा ने कहा। और तुम्हारे लिए मैं भी मर चुकी हूं। इसलिए हमारे साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने हमेशा मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे टॉर्चर किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी नहीं। मीरा, प्लीज। कबीर ने खुद को चांटे मारने शुरू कर दिए। सजा दो मुझे, मारो मुझे, पर मुझसे नफरत मत करो। तुम्हारी सजा यही है, कबीर, मीरा ने कहा, कि तुम जिंदा रहो और अपनी हर सांस के साथ उस बच्चे के बारे में सोचो जिसे तुमने मरने दिया, और उस औरत के बारे में सोचो जिसने तुमसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की, और तुमने उसे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। वो मुड़ी। अगर तुम एक कदम भी मेरे पास आए तो मैं यहां से नीचे कूद जाऊंगी, और इस बार मैं सच में मर जाऊंगी। नहीं। कबीर वहीं रुक गया। उसके हाथ वहीं जम गए। ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। मैं तुम्हें दूर से देख लूंगा, बस जिंदा रहना। मीरा उसके इस वादे को सुनकर एक आखिरी बार उसे देखे बिना वहां से चली गई। कबीर उसे जाता देखता रहा। मुझे पता है, मीरा, तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। मैं रिया को छोड़ूंगा नहीं। अध्याय 23। एक शैतान का अंजाम दूसरे शैतान के हाथों। कबीर ने किसी को कॉल किया। रिया पर से सारे चार्ज हटा दो। उसे जेल से बाहर निकालो। कुछ दिनों बाद रिया बहुत खुश थी। कबीर ने उसे जेल से छुड़वा लिया था और उससे शादी करने वाला था। वो अपनी जीत पर इतरा रही थी।
शादी का दिन। रायचंद मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रिया दुनिया के सबसे महंगे सफेद जोड़े में खुश थी। देखा मीरा, तुम तो मर गई, पर मैं जीत गई। आखिरकार कबीर मेरा हो ही गया। पर जब वो मंडप पर पहुंची तो वहां कबीर नहीं, बल्कि एक 70 साल का बूढ़ा लंगड़ाता हुआ बिजनेसमैन खड़ा था, जिसकी पहले से 3 बीवियां थीं और जो अपनी क्रूरता और वशीपन के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड में मशहूर था। ये क्या मजाक है कबीर? रिया चिल्लाई। कबीर अंधेरे से बाहर निकला। मजाक तो तुमने मेरी जिंदगी का बनाया था। वो उसके कान में फुसफुसाया। तुम्हें याद नहीं, तुमने कैसे उस नौकरानी का यूज करके मेरे बच्चे को गिरवाया था। मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं? मेरे पास सारे एविडेंस हैं। या तो इस बुढ़े से शादी करो या अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ो। चॉइस तुम्हारी है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे उस बुढ़े से शादी करनी पड़ी। पार्टी में आए सारे लोग उस पर हंस रहे थे। गोल्ड डिगर, देखो शैतान को शैतान ही मिला। ये तो वही डिजर्व करती थी। कई दिनों बाद कबीर अपने घर पर बैठा था। वो मीरा की तस्वीर देख रहा था। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है मीरा। तुमने जो कुछ भी सफर किया था वो सब अब रिया सफर करेगी। तभी दरवाजे पर रिया आई। वो मुश्किल से चल पा रही थी। फटे पुराने कपड़ों में जिस्म पर नीले काले चोट के निशान। कबीर, प्लीज मुझे बचा लो। वो कबीर के पैरों पर गिर पड़ी। वो आदमी एक जल्लाद है। वो मुझे रोज मारता है, टॉर्चर करता है। मैं गलत थी। मैं मीरा से माफी मांग लूंगी। प्लीज मुझे बचा लो। अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई। कबीर ने उसे ठंडे दिल से देखा। उसने रिया को धक्का दे दिया। रिया, जो प्रेग्नेंट थी, उस बुढ़े के बच्चे से जमीन पर गिर गई और उसके पैरों के नीचे से खून बहने लगा। मेरा बच्चा, वो चीखी। कबीर, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। मेरा बच्चा मर जाएगा। प्लीज, इस बच्चे की खातिर। कबीर बस वहीं खड़ा रहा, पत्थर की तरह। उसका दिल नहीं पसीजा। ठीक वैसे ही जैसे वो खड़ा था जब मीरा का बच्चा मर रहा था। नहीं कबीर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कबीर ने डॉक्टर को बुलाया, पर सिर्फ ये कहने के लिए, इस पर नजर रखो, और वो वहां से चला गया। रिया अपने बच्चे को बचाने के लिए भीख मांगती रही, पर डॉक्टर भी उसे छोड़कर चला गया। 2 नौकरानियों ने आकर रिया को घसीटते हुए विला से बाहर किसी कचरे की तरह फेंक दिया। अध्याय 24 द घोस्ट ऑफ ए हस्बैंड, एक पति का साया। अगले दिन कबीर मीरा से मिलने गया। वो मुंबई आ गया था, जहां मीरा माया सिंह बनकर एक छोटी सी जिंदगी जी रही थी। वो उसके पैरों पर गिर पड़ा। मीरा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने रिया को वही सजा दी जिसकी वो हकदार थी। उसका भी बच्चा मर गया। अब तुम अच्छा फील करोगी। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि और ज्यादा नफरत थी। तुमने उसे सजा दी। तुम्हारा क्या? तुमने भी तो मेरे साथ काफी गलत किया है, मीरा ने कहा। भूलो मत, तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे सबसे ज्यादा हर्ट किया है। अगर तुम मेरे साथ होते तो कभी भी रिया मुझे हर्ट न कर पाती। पर तुमने ही रिया को इनकरेज किया था। तुमने ही मुझे छोड़कर रिया पर भरोसा किया था। इसलिए गलती सिर्फ रिया की नहीं है, गलती तुम्हारी है। मेरी असली एनिमी रिया नहीं, तुम हो। तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है। कबीर, जो सोचकर आया था कि मीरा खुश होगी, टूट गया। वो खुद को चांटे मारने लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो,
मुझे माफ कर दो। तुम चाहो तो मुझे चांटा मार सकती हो। प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें टच मत करो। मीरा ने उसके हाथ झटक दिए। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। उसने कबीर के लाए हुए गुलदस्ते को जमीन पर फेंक दिया। मुझे आज भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। वो वहां से जाने लगी। हम इस बार आखिरी बार मिल रहे हैं। अगली बार से मेरे सामने मत आना। मीरा, रुको। कबीर ने उसे जाते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तब तक माफी मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ ना कर दो। मीरा चली गई। कबीर ने उसे जाने दिया। मीरा ने पाया कि उसकी जिंदगी अजीब तरह से आसान हो गई थी। उसे एक शानदार अपार्टमेंट मिला जिसका किराया ना का 12 बराबर था। ये सब उस आदमी ने इंतजाम किया है, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा। अगले दिन उसे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। हाई सैलरी, कोई वर्क एक्सपीरियंस ना होने पर भी। मीरा समझ गई, कबीर, वो इस गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। एक रात कंपनी की पार्टी में एक इन्वेस्टर ने माया के साथ बदतमीजी की। अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो एक ड्रिंक मेरे साथ मेरे रूम में। तभी कबीर वहां आ गया। उसने उस इन्वेस्टर को एक मुक्का मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मीरा कबीर को देखकर हैरान थी। पर उसकी नफरत, वो नहीं चाहती थी कि कबीर उसका हीरो बने। उसने वो वाइन का गिलास उठाया जो इन्वेस्टर ने उसे दी थी और एक ही घूंट में पी गई। मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है, मिस्टर रायचंद। उसने उस इन्वेस्टर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और वहां से जाने लगी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? वो चीखी। मैंने क्या कहा था? तुम मेरे पास नहीं आओगे। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं कल सुबह मंदिर जाने वाला हूं। कबीर ने टूटी हुई बेबस आवाज में कहा। हमारे अनबॉर्न बेबी की शांति के लिए। मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्लीज तुम बस एक बार मेरे साथ चलना। उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है। मीरा अपने बच्चे का नाम सुनकर रुक गई। उसकी नफरत उसके माँ के दिल के आगे हार गई। ठीक है, ये आखिरी बार होगा। ये सब कोने में छुपी रिया देख रही थी, जो अब पागल हो चुकी थी, और उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। अगर मैं कबीर को नहीं पा सकती तो तुम भी नहीं जी सकती। मीरा। अध्याय 25। प्रायश्चित के आखिरी कदम और आखिरी माफी। अगले दिन मंदिर के बाहर सुबह की सर्द हवा थी। मीरा खड़ी थी। अगर उसके बच्चे की आत्मा की शांति का सवाल न होता तो वो उस इंसान के साथ यहां कभी न आती जिसने उसके बच्चे की जान ली थी। उसने घड़ी देखी। कबीर 10 मिनट लेट था। बेशर्म, सेल्फिश इंसान, वो अपने आप से बोली। उसे आज भी अपने बच्चे से ज्यादा अपना काम प्यारा है। मुझे उस आदमी का इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। वो अकेली ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी उसे कुछ घिसटने की आवाज आई। एक अजीब सी दर्द भरी आवाज। उसने पलट कर देखा। कबीर नीचे मंदिर की पहली सीढ़ी पर था। वो अपने घुटनों के बल उन सैकड़ों पथरीली सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा था। उसके महंगे इटालियन सूट के घुटने फट चुके थे। उसके घुटनों से खून बह रहा था और वो हर सीढ़ी पर अपना माथा टेक रहा था। वो मीरा के पास आकर
उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसका पूरा जिस्म पसीने और खून से लथपथ था। मीरा, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मीरा की आंखों में बरसों बाद आंसू आए। वो बर्फ जो उसके दिल पर जमी थी, वो पिघलने लगी थी। वो कुछ कहती, वो उसे उठाने के लिए झुकी। तुम दोनों आज यहीं मरोगे, रिया, वो पागलों की तरह चीखती हुई, हाथ में चाकू लिए, मीरा की तरफ दौड़ी। वो छुपी हुई थी, इसी पल का इंतजार कर रही थी। मीरा, कबीर, जो घुटनों पर था, ने वो देखा। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बिना सोचे सिर्फ दिल से काम लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से मीरा को धक्का दे दिया, और वो चाकू जो मीरा के दिल के लिए आया था, वो कबीर की पीठ में पूरा का पूरा उतर गया। आह! कबीर के मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। कबीर! मीरा चीखी। रिया हंस रही थी। जब तक कि पुलिस, जिसे कबीर ने पहले ही बुला लिया था, क्योंकि उसे शक था कि रिया उसका पीछा कर रही है, ने उसे पकड़ नहीं लिया। मीरा ने कबीर का सिर अपनी गोद में रख लिया। कबीर! नहीं, आंखें खोलो। कबीर! तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मीरा! कबीर खांस रहा था, हर सांस के साथ खून बाहर आ रहा था। मैंने तुमसे हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया। मैं अंधा हो गया था। मीरा, मुझे माफ कर। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। कबीर, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कबीर! मीरा उसकी बेजान छाती पर सिर रखकर रोने लगी। वो रोती रही, चीखती रही, मैंने तुम्हें माफ किया, कबीर। मैंने तुम्हें माफ किया। प्लीज आंखें खोलो। एक बार, बस एक बार। कबीर! पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने अपना प्रायश्चित अपनी जान देकर पूरा किया था, और मीरा, उसे माफी तो मिली, पर एक बार फिर वो अकेली रह गई थी।